प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो पहला ही टॉपिक है पहले पेपर का, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले, चूँकि ये पृथ्वी की उत्पत्ति नामक जो टॉपिक है ये आपके पहले पेपर में है और पहला पेपर है आपका भौतिक भूगोल। तो भूगोल क्या है, ये सारी चीज़ें आप 12th तक भी कई लोग पढ़ चुके हैं जिनके पास ज्योग्राफी पहले से रही है, लेकिन भौतिक भूगोल अलग शाखा के रूप में क्या है, थोड़ा सा उस बारे में हम सामान्य परिचय यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम भूगोल की बात करते हैं ताकि आपका जो पुराना ज्ञान है वो फिर से एक बार आपको याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है। वे दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अतः भूगोल को सामान्य शब्दों में पृथ्वी का वर्णन करना कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वह विषय जो पृथ्वी का वर्णन करता है वह भूगोल है। भूगोल को कुछ और विद्वानों ने भी अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे हम बात करते हैं फिंच और त्रिवार्था महोदय की, इन्होंने भूगोल को भूतल का विज्ञान कहा है। आर्थर होम्स महोदय ने भूगोल को ही मानव के निवास स्थल का अध्ययन कहा है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने भूगोल को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अब तक की जो सर्वमान्य परिभाषा है भूगोल की, जो कि किसी विद्वान ने दी है, वह हार्टसॉन की परिभाषा मानी जाती है। हार्टसॉन की एक पुस्तक है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो उन्होंने 1956 में लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा दी और इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं के सही, क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्याख्या से संबंधित है। इनकी परिभाषा कहती है कि इस भूतल पर कई सारी विविधताएं हैं। इन विविधताओं का सटीक और क्रमबद्ध तरीके से तार्किक रूप से अगर कोई निरूपण या प्रदर्शन करता है तो वह विषय भूगोल है। और ये जो भूगोल है ये न सिर्फ पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विविधताओं का अध्ययन करता है, अपितु इन विविधताओं के कारण और उनके वितरण का अध्ययन भी भूगोल में व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। साथियों, भूगोल की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के आधार पर भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं विद्वानों द्वारा मानी गई है, जिनमें से एक भौतिक भूगोल कहलाती है, जिसका अध्ययन आप फर्स्ट ईयर के पहले पेपर के रूप में करने जा रहे हैं, और दूसरी जो शाखा है वो मानव भूगोल के नाम से जानी जाती है, जिसका कि अध्ययन आप आने वाली अगली कक्षा में करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर दिखने वाली विविध प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जबकि जो मानव भूगोल जो इसकी दूसरी शाखा है उसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर विद्यमान उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनके निर्माण में मनुष्य की भूमिका प्रमुख रूप से होती है। अर्थात भौतिक भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर दिखने वाले प्राकृतिक तथ्यों के अध्ययन से मुख्यतः रहता है, जबकि जो मानव भूगोल है उसका अध्ययन उसकी जो विषय सामग्री है वह मानव के द्वारा या मानव की भूमिका के द्वारा पृथ्वी पर जो चीज़ों का निर्माण हुआ है उनसे संबंधित ज़्यादा रहती है। मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए हमने देखा है कि वह विषय या वह अध्ययन विषय जो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है या मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों की वजह से उत्पन्न तथ्यों का अध्ययन करता है, वह विषय मानव भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल की बात हम सेकेंड ईयर में करेंगे। फिलहाल यहाँ हम भौतिक भूगोल के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो भौतिक भूगोल है ये भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, और भूगोल को अगर ढंग से सीखना है या पढ़ना है तो भौतिक भूगोल का ज्ञान जो है वो प्रारंभिक ज्ञान होता है। इस भौतिक भूगोल की जानकारी या इसके अध्ययन के बिना हम भूगोल को व्यवस्थित तरीके से न तो समझ सकते हैं और न ही इसके अंदर हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। साथियों, यूनान के जो दार्शनिक हैं हुए थे जिनके नाम है प्लेटो, अरस्तु या हीरोडोटस या थुसिडाइडोज, इन्होंने भूगोल का जो स्वरूप है वो भौतिक भूगोल में ही देखा। इनको लगा कि जो भौतिक भूगोल है वो ही भूगोल है, परंतु धीरे धीरे करके
नए विद्वानों ने इसको नए तरीके से परिभाषित किया और इसको जाना। लियोनार्डो द विंची की बात करें, लियोनार्डो द विंची, इन्होंने भौतिक भूगोल को सर्वप्रथम वर्तमान रूप में पहचाना और इन्होंने उसे दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। लियोनार्डो दा विंसी ने ही सबसे पहले पृथ्वी पर जो अपर्दन करने वाली शक्तियाँ हैं, पृथ्वी पर काट छाट करने वाली शक्तियाँ हैं, उनको पहचाना और इसके बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे करके भौतिक भूगोल अस्तित्व में आया और विद्वानों ने इसको विकसित स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हाँ, भौतिक भूगोल की जो परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, एक दो विद्वानों की परिभाषाओं को हम देखते हैं। आर्थर होम्स की परिभाषा क्या है देखते हैं सबसे पहले। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही अपने आप में भौतिक भूगोल है, जिसमें पृथ्वी का स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल सम्मिलित किए जाते हैं। तो होम्स के अनुसार जो भौतिक वातावरण है पृथ्वी का, उसी का अध्ययन भौतिक भूगोल है, जिसमें तीनों ही पृथ्वी के मंडल इन्होंने सम्मिलित कर दिए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का ही अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। ये बात आर्थर होम्स महोदय ने कही। स्टेलर महोदय की बात करते हैं। तो स्टेलर महोदय ने भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का समूह है, जो इस दृष्टि से चुने गए हैं कि उनमें प्रधानतः पर्यावरण के प्रभाव को सम्मिलित किया जाता रहा है, जो पृथ्वी तल पर स्थान पर भिन्न होता है। तो इस तरह से स्टेलर महोदय ने भी अपनी परिभाषा दी। अब हम एक सामान्य परिभाषा, या जिसको सार रूप में परिभाषा हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। भौतिक भूगोल को यदि सार रूप में सरल शब्दों में परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल को एक सुव्यवस्थित विज्ञान कह सकते हैं, जिसमें पृथ्वी एवं उसके चारों ओर उपलब्ध भौतिक परिस्थितियों तथा उनसे उत्पन्न प्रक्रियाओं का प्रभाव स्थान स्थान के भौतिक पर्यावरण के अनुसार दिखाई पड़ता है और उसका प्रस्तुतिकरण अध्ययन हेतु किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भौतिक भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल में किन किन तत्व। साथियों, अब हम इस वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए मानव हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से विभिन्न विचारधाराओं और परिकल्पनाओं का पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलन हुआ है। लोगों ने अपनी परिकल्पनाएं दी है इस बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो मत है, उनको मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें से पहला वर्ग है वह धार्मिक संकल्पना कहलाता है और दूसरा वर्ग वैज्ञानिक संकल्पना के नाम से जाना जाता है। धार्मिक संकल्पनाओं को आज का जो वैज्ञानिक युग है उसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा सा इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये धार्मिक मान्यताएं आखिर थी क्या, जो कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताती थी। तो इस बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी शॉर्ट में प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ खास तौर से जो मनुस्मृति है, सिद्धांत शिरोमणि है या पुराण और उपनिषद है, उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को जिम्मेदार बताया गया है कि इस ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। इसी प्रकार से हम पोलिनेशिया की बात करें तो पोलिनेशिया के जो निवासी है उनका ये मानना है कि पृथ्वी का स्वरूप अंडाकार है और ये अंडाकार स्वरूप वाली जो पृथ्वी है वो समुद्र के ऊपर तैर रही है। और नार्गमैन जो है उनकी अगर बात करें तो उन्होंने पृथ्वी को सारस जैसे किसी महापक्षी का अंडा बताया। अगर हम स्कैंडिनेविया के प्राचीन लोगों की बात करें तो स्कैंडिनेविया के जो प्राचीन निवासी है उनका मानना था कि एक बहुत बड़ा विशाल और ढालू वृक्ष है जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। तो इस तरह की ये बातें हैं जो कि धार्मिक ग्रंथों में और वहाँ के लोगों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के की जाती है, जिनको कि आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो मान्यता नहीं देते हैं। तो
18वीं शताब्दी के बाद में ख़ास तौर से कई वैज्ञानिक परिकल्पनाओं और सिद्धांतों का निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किया गया है, उनका हम थोड़ा सा अध्ययन यहाँ पे शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक परिकल्पनाओं की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रयास था वो फ्रांस के वैज्ञानिक कास्ते द बपन के द्वारा किया गया था। कास्ते द बपन ने 1749 में अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसको पहली वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण परिकल्पना हम कह सकते हैं, जो कि इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के की थी। इसके बाद में इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया है। फलस्वरूप आज अनेक ऐसे परिकल्पना और सिद्धांत हमारे सामने मौजूद है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी कोई परिकल्पना हमारे सामने नहीं आई है जिसे परिपूर्ण या संपूर्ण परिकल्पना कहा जा सके, जो कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में हमें एकदम सटीक और वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर सकती है। ग्रहों और ग्रहों के साथ हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देने वाली जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहली जो परिकल्पनाओं का वर्ग है उसे अद्वैतवादी संकल्पना या एक तारक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो वर्ग है उसे द्वैतवादी या द्वैत तारक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये जो एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना है, इस वर्ग के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक ही तारे की वजह से हुई है, यानी एक ही तारे को ये पृथ्वी और अन्य ग्रहों या हम कह सकते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए ही ये जिम्मेदार मानते हैं। इस वर्ग के अंदर जो मुख्य रूप से परिकल्पना सम्मिलित की जाती है वो है इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास की परिकल्पना, और इसके अलावा रॉस और लॉकियर की परिकल्पना। ये अद्वैतवादी संकल्पनाओं के वर्ग में रखी जाती है। और जो द्वैतवादी संकल्पना है, द्वैतवादी संकल्पना क्या है फिर से हम देख लेते हैं। द्वैतवादी संकल्पना ये कहती है कि सौरमंडल या हमारे ये जो ग्रह है इनकी उत्पत्ति दो तारों के संयोग से हुई है। ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक तारों के संयोग से या खास तौर से दो तारों के संयोग से हुई है। ये बात द्वैतवादी संकल्पना के द्वारा की जाती है। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना एवं एच.एन. रसेल का जो द्वैतारक सिद्धांत है उसे इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अब ये जो परिकल्पनाएं हमने यहाँ पे देखी एक तारक और द्वैतारक परिकल्पना के रूप में, इनका हम एक एक करके विस्तार से अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।